अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 और 9 में हमने पढ़ा है कि हम अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं और हम अपने कैश को और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। अब चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ना है हम अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स और हम अपनी इन्वेंट्रीज़ को कैसे मैनेज करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब अकाउंट्स रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट के लिए हमने कोई पॉलिसीज़ बनानी है, तो क्रेडिट चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स की मैनेजमेंट के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज़ बनाएंगे। और जो बंदा हमसे उधार ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है, तो उसकी एप्लीकेंट को एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग द क्रेडिट एप्लीकेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये हम सारा कुछ इस चैप्टर में करेंगे। अब इसका ये हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड द फर्म्स क्रेडिट पॉलिसीज आर द चीफ इन्फ्लुएंसेस ऑन द लेवल ऑफ अ फर्म्स अकाउंट रिसीवेबल। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, सही है। तो अब जब हम जो क्रेडिट पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो फर्म एक क्रेडिट पॉलिसी बनाती है, उसके लिए हमें 4 फैक्टर्स को देखना पड़ता है। और 4 फैक्टर्स कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ ट्रेड अकाउंट नंबर 1, दूसरा है जी लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड, थर्ड है पॉसिबल कैश डिस्काउंट एंड फोर्थ है फर्म्स कलेक्शन प्रोग्राम। सबसे पहले, और ये सारा हम इसके लिए डिटरमाइन करते हैं ताकि हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड कम से कम हो, हमारी कलेक्शन सबसे जल्दी हो और हमारे बैड डेट लॉसेस भी कम हो। ठीक है। अच्छा, कलेक्शन पॉलिसीज़ बनाने में जो पहला पॉइंट था, क्वालिटी ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड अकाउंट। क्वालिटी ट्रेड अकाउंट यानी जो बंदा एप्लीकेशन दे रहा है, हमने उसकी वर्दीनेस चेक करनी है कि वो बंदा हमसे उधार लेने का वर्दी है या नहीं, वो रीपे कर लेता है अपना डेट या नहीं। उसके लिए हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। क्रेडिट पॉलिसी में हम क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एप्लीकेबल टू द फर्म, यानी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स इसको कहते हैं। द मिनिमम क्वालिटी ऑफ क्रेडिट वर्दनेस ऑफ अ क्रेडिट एप्लीकेंट दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द फर्म। क्रेडिट का जो एप्लीकेंट है, जो उधार लेने के लिए हमें एप्लीकेशन दे रहा है, उसकी इतनी वर्थनेस होनी चाहिए कि जो फर्म को एक्सेप्टेबल हो। अच्छा, अब फर्म जो है वो अपने कभी कभी क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लोअर भी कर देता है। तो वो क्यों करता है? वाई द फर्म्स क्रेडिट स्टैंडर्ड, वाई लोअर द फर्म्स क्रेडिट स्टैंडर्ड, वो क्यों करें हम? द फाइनेंशियल मैनेजर शुड कंटिन्यूअली lower the firm's credit standards as long as profitability from the change exceeds the extra cost generated by the additional receivables. प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सादा सी बात है, सही है। फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो फर्म्स के क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लोअर करता है तब तक जब तक प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कॉस्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा ना बढ़ जाए रिसीवेबल्स की वजह से, सही है। यानी रिसीवेबल्स ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो हम जो है क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लोअर कर देंगे ताकि प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब क्रेडिट स्टैंडर्ड्स अगर ना हो तो फिर क्या होगा? हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है उसमें क्रेडिट स्टैंडर्ड्स मैंने नहीं रखे हुए, तो हर एरिया को हम उधार दे रहे हैं, तो हमें एक लार्ज क्रेडिट डिपार्टमेंट चाहिए ताकि उन सारे जो बंदे उधार ले रहे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एक बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए। उस पर ज़्यादा खर्चा आएगा, एडिशनल क्लरिकल वर्क, उसमें काम करने के लिए क्लरिकल स्टाफ चाहिए होगा। फिर उसके बाद जो हम एडिशनल अकाउंट्स मैनेज करेंगे, सर्विसेज देंगे उनको, क्योंकि उन्होंने उधार लिया होगा, तो हम उनको बार बार मैसेज करेंगे, सर्विसेज देंगे कि भाई उधार वापस कर दो, तो उसके लिए भी और ख़र्चा और काम और बैड डेट लॉसेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और हमारी अपॉर्चुनिटी कास्ट भी होती है। ताकि ये अपॉर्चुनिटी कास्ट मतलब यानी अगर वो पैसा हम उनको ना देते, उधार ना देते, तो हम उस पैसे से और क्या कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक साल के एक बंदे ने हमसे 1 लाख रुपए लिया हुआ है और उसने 1 साल तक हमें नहीं दिया, तो अगर ये हम उसको ना देते, वो तो मुझे वापस 1 लाख ही देगा। लेकिन अगर उसको ना देते और हम बैंक को दे देते, तो उसके ऊपर हमें 20% इंटरेस्ट मिल जाता, तो 1,20,000 एक साल में हो जाते। तो वो जो 20,000 है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ाया हो गई। ये सही एक एग्जाम्पल थी, ठीक है। अच्छा, to assess the profitability of more liberal extension of credit, we must know the profitability of additional sales. एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सिंग क्रेडिट स्टैंडर्ड्स, जैसा कि अभी हमने बात की कि क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को लोअर किया जाता है ताकि प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। अब उसकी एक बड़ी एग्जांपल है ये, ठीक है। सपोज अ फर्म इज़ ऑपरेटिंग एट लेस देन फुल कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है जिसकी कैपेसिटी है कि वो महीने का 100 यूनिट्स बना सकती है, उसकी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन वो उससे लेस परफॉर्म कर रही है, 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। एंड एन इंक्रीज इन सेल्स कैन बी अकोमोडेटेड विदाउट एनी इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ना बढ़े और हम सेल्स में इंक्रीज लाए, ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो सेल प्राइस है वो $10 पर यूनिट है। फॉर एग्जांपल, हम ये पेन बना रहे हैं और 10
और $10 पर यूनिट इसकी प्राइस है। इसमें से $8 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट यानी इस पे लेबर लग रहा है, इस पे बनाते वक्त जो बिजली का खर्चा आ रहा है, जो ज़मीन का रेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो वो $8 है। हेंस द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ $2। $10 की इसकी प्राइस है और $8 वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो $2 इसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुआ। करंटली एनुअल क्रेडिट सेल्स आर $2.4 मिलियन। हम एक साल में $2.4 मिलियन की सेल कर रहे हैं। एज्यूम दैट द फर्म लिबरलाइज, यहाँ पर एक और कहानी थी। अब हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स कर दिया, तो अब नीचे देखते हैं कि क्या होगा। जब क्रेडिट स्टैंडर्ड्स रिलैक्स नहीं थे तो ये हो रहा था, $2.4 मिलियन की सेल हो रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। अब हमने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को रिलैक्स कर दिया। द एवरेज करेक्शन पीरियड विल बी 2 months फॉर न्यू कस्टमर्स। अभी पहले जो था हम एक महीने में कर रहे थे, ये उन्होंने बताया तो नहीं, लेकिन रिलैक्स करके बोल रहे हैं कि 2 months, तो इसका मतलब पहले 1 month में था, अभी 2 month हो गया। द कलेक्शन पीरियड विल बी 2 months फॉर न्यू कस्टमर्स। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अल्टर देयर पेमेंट हैबिट्स। का मतलब चेंज नहीं लाएंगे ये। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू अल्टर देयर पेमेंट हैबिट्स, जो उनकी पहले की पेमेंट हैबिट्स हैं उनको उसमें चेंज नहीं लेकर आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। एज अ रिजल्ट 25% इंक्रीज इन सेल्स। हमने जब क्रेडिट पॉलिसी को इंक्रीज़ किया तो ज़्यादा लोग आए, ख़रीदा माल, क्योंकि उधार भी तो लेके जा रहे थे, पैसा तो उन्होंने खर्च करना नहीं था, लेकिन इंक्रीज़ हो गया, सेल इंक्रीज़ हो गई, 25% इंक्रीज़ आ गया सेल में, जिससे हमारा $2.4 मिलियन $3 मिलियन पर ईयर चला गया। पहले हम पर ईयर $2.4 मिलियन बेच रहे थे, अब हम $3 मिलियन बेच रहे हैं। जो $6 लाख का इंक्रीज़ आया, यहाँ पे 2.4 था, यहाँ पे 3 था, 3 मिलियन, तो $6 लाख का इंक्रीज़ आया। ये हमें ये शो कर रहा है कि हमने 60,000 एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसका मतलब क्योंकि $10 का एक यूनिट है और हमने $6 लाख प्रोड्यूस किए, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 60,000 एडिशनल यूनिट हमने प्रोड्यूस कर लिए। इफ़ यू एज्यूम दैट द प्राइस पर यूनिट स्टेज द सेम। हाँ, अगर ये 60,000 में, ये मैंने पहले 10 पे कर दिया, ये इसी ने यही बात की है कि अगर हम ये एज्यूम करें कि पर यूनिट प्राइस $10 ही हो, तब हमारे 60,000 एडिशनल यूनिट्स परचेज वो हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। फाइनली वी एज्यूम दैट द फर्म्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कैरिंग द एडिशनल रिसीवेबल्स इज 20% बिफोर टैक्सेस। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्म जो है, फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी फर्म 20% कमा सकती है उससे। यानी बस सादा सा इस जुमले का मतलब ये है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट 20% है बिफोर टैक्सेस। फर्म की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20% है। अब इस एग्जांपल को ज़रा सॉल्व करते हैं। हमने एज्यूम किया था कि कस्टमर्स, जो पहले वाले कस्टमर्स हैं, वो अपनी हैबिट्स को अल्टर नहीं करेंगे, तो वो एक मंथ के अंदर अंदर पेमेंट्स करेंगे। तो जो एडिशनल $6 लाख की सेल है, वो तो लोग 2 महीनों बाद पे करेंगे ना, क्योंकि हमने तो वो कर दिया है, टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। अब ये लोग 2 महीने में करेंगे, तो क्या मतलब हुआ कि साल में कितनी दफ़ा टर्नओवर चलेगा? 6 दफ़ा चलेगा, क्योंकि साल में 12 महीने और हर 2 महीने बाद ये लोग पेमेंट्स करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 महीने, 6 दफ़ा, एक साल में 6 दफ़ा टर्नओवर होगा। तो हम इस 6 लाख को डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। विद एडिशनल सेल्स ऑफ $600,000 एंड रिसीवेबल्स टर्न ओवर ऑफ 6 times अ ईयर फॉर न्यू कस्टमर्स, ओनली फॉर न्यू कस्टमर्स, ठीक है। ये द एडिशनल रिसीवेबल्स आर $600,000 डिवाइडेड बाई 6, 600,000 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स अ ईयर था, इसलिए $1 लाख आ गया हमारे पास। अब जो $1 लाख है, हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर गिवन थी $8। अब ये जितना बढ़ेगा, यूनिट जितने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, उतना ये वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वेरिएबल है, ये चेंज होती रहती है, जो मार्जिन है ये नहीं चेंज होता। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे, $1 लाख है ना, तो इसका मतलब हमने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो 100 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8। ठीक हो गया। अब 0.8 आ गया, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए 0.8 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, इस 1 लाख में से हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया ना, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.8। फॉर दीज एडिशनल रिसीवेबल्स द फर्म इन्वेस्ट द वेरिएबल कॉस्ट टाइड अप इन देम फॉर आवर एग्जाम्पल। $0.80 ऑफ एवरी $1 इन सेल रिप्रेजेंट्स द वेरिएबल कॉस्ट। ये 0.80 कैसे आया तो मैंने अभी बता दिया, ठीक है। Therefore, the added investment in receivables is 0.80 multiplied by 100,000 is $80,000। यानी $80,000 जो है इस 1 लाख में वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब हमने जो उधार दिए हैं पैसे, हमने एडिशनल $80,000 इन्वेस्ट किए हैं, सही है। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन हुई हुई है, वो भी समझ लो, ठीक है सारा। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि, इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एडिशनल यूनिट्स सोल्ड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन $2 है, मल्टीप्लाई बाय एडिशनल यूनिट्स सोल्ड, यानी 60,000 हमने एडिशनल यूनिट सोल्ड किए, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय $2, $1,20,000 हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एडिशनल सेल्स आया। ये प्रॉफिटेबिलिटी क्यों है?
क्योंकि $2 हमारा मार्जिन पर यूनिट है। मार्जिन का मतलब तो पता है ना कि हमारा प्रॉफिट है ये, और $8 तो वो है वेरिएबल है ना, तो $2 मल्टीप्लाई बाय जितने सेल्स हमने किए, 60,000 मल्टीप्लाई बाय $2, 1,20,000 हमें एडिशनल प्रॉफिट हुआ है। ठीक हो गया, ये एडिशनल प्रॉफिट आ गया हमारा। अब एडिशनल रिसीवेबल्स हमने जितने जनरेट करवाए हैं वो थे $1,00,000। $6,00,000 के तो हमने वो किए हैं, सेल्स किए हैं, लेकिन टर्नओवर जो है वो 6 टाइम्स पर ईयर है, यानी हर 2 महीने बाद है, तो इसलिए 6 टाइम्स पर ईयर हुआ। तो $6,00,000 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू $1,00,000। ये हमारे एडिशनल रिसीवेबल्स आ गए। अब हमने इन $1,00,000 में इन्वेस्टमेंट कितनी की है, वेरिएबल कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। वो हमारी है $80,000। $80,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 20% वाली, तो हम इस 80,000 का 20% निकालेंगे। 20% आ गया जी हमारे पास 16,000। तो प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ से 1,20,000 आ रही है और अपॉर्चुनिटी हमारी $16,000 है। तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में कह रहा है ये, बस जो भी कह रहा है मैं ही बता देता हूँ। सादा सी बात है, देखो प्रॉफिट हमें 1,20,000 का हो रहा है। अगर हम अपने उसको रिलैक्स करें, अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को इतना रिलैक्स करें कि हम पहले लोगों को कहते हैं नहीं नहीं आपने 1 महीने के अंदर ही पैसा देना ही देना है, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं आप 2 महीने में दे दें, आराम से दे दें, कोई फिक्र नहीं है। तो उसकी वजह से लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमसे चीज़ें ले रहे हैं, ये कर्जे पे ले रहे हैं, और उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, $1,20,000। अगर हम यही पैसे जो $80,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्ट करने थे, अगर वो पैसे हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते तो हमें $16,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो 16,000 और 1,20,000 बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम रिलैक्स कर देंगे अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड्स को। यही कंक्लूजन में भी क्या है। अच्छा, अब दूसरी बात, लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड। ये तो क्रेडिट टर्म्स आ गया, कहाँ आ गया क्रेडिट टर्म्स, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है क्रेडिट टर्म्स यार। ये तो मैं बता चुका हूँ क्रेडिट टर्म्स किसे कहते हैं। ये क्रेडिट स्टैंडर्ड्स में कह रहा है, कहते हैं कि भाई स्पेसिफाई द लेंथ, क्रेडिट टर्म्स स्पेसिफाई द लेंथ टाइम ओवर विच क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू कस्टमर एंड द डिस्काउंट इफ एनी गिवन फॉर अर्ली पेमेंट, फॉर एग्जांपल 2/10 नेट 30। समझ आया। इसका मतलब है कि क्रेडिट टर्म्स हमें स्पेसिफाई करते हैं वो टाइम, उस टाइम की लेंथ जिस टाइम में कस्टमर्स ने क्रेडिट ये जो उधार है वापस देना है। फॉर एग्जांपल नेट 30 यानी 30 दिन के अंदर अंदर। ठीक हो गया। और अगर 10 दिन के अंदर दिया तो 2% वो डिस्काउंट उनको हम दे देंगे। उन्होंने हमसे 100 रुपये की चीज़ खरीदी, हम उनको कहते हैं 10 दिन के अंदर दे दो, अब हमें जो है 98 रुपये दे दो, 98 रुपीज़ दे दो, कोई फिक्र नहीं है। तो अगर 30 दिन के अंदर देंगे, 30th डे पे देंगे, तो फिर हम 100 ही लेंगे उनसे। तो ये होती है क्रेडिट टर्म्स। अब क्रेडिट पीरियड जो पूरा टाइम पीरियड होता है, यानी 30 दिन के अंदर उन्होंने पैसे देने, तो नेट 30 जो है वो क्रेडिट पीरियड हो गया। अगर 60 दिन यानी 2 महीने हो गए तो नेट 60 क्रेडिट पीरियड हो गया बस। अब ये एक और एग्जांपल है उसकी क्रेडिट पीरियड को रिलैक्स करने की। बस चैप्टर 10 में ये दोनों ही हैं, बस इसको भी समझा देता हूँ तो बस ख़त्म हो गया फिर पूरा चैप्टर ही। अच्छा, इसमें कह रहा है कि एज्यूम दैट द फर्म चेंजेस इट्स क्रेडिट टर्म्स फ्रॉम नेट 30 टू नेट 60। पहले 30 दिन में कर्जा वापस लेते थे ये लोग, अब 60 दिन में ले रहे हैं। वही एक ही बात, पहले 1 महीने में, अब 2 महीने में हो गया। द एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स गोज फ्रॉम 1 मंथ टू 2 मंथ्स। अच्छा, अब इसमें अलग बात ये आ रही है कि पिछले में जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स 1 महीने के अंदर ही पैसे देंगे, लेकिन इसमें जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो भी 2 महीने में चले जाएंगे। द मोर लिबरल क्रेडिट पीरियड रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ $360,000। अब यहाँ पे जो है हमारी सेल्स बढ़ गई $360,000 तक। द टोटल एडिशनल रिसीवेबल्स आर कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। जो टोटल एडिशनल रिसीवेबल्स हमें मिलने थे उसको हमने 2 पार्ट्स में कंपोज किया हुआ है। द फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट्स द रिसीवेबल एसोसिएटेड विद द इंक्रीज सेल्स। जो पहला पार्ट है उसमें ये $3,60,000 है, एसोसिएट है। इन अवर एग्जाम्पल देर आर $360,000 इन एडिशनल सेल्स। ये एडिशनल सेल्स क्यों हुई, क्योंकि हमने नेट 30 को नेट 60 बना दिया। विद अ न्यू रिसीवेबल टर्नओवर ऑफ 6 times a year, the additional receivables associated with the new sale are 360, यानी नेट 60 हो गया ना, तो 12 महीने होते हैं साल में, तो नेट 60 2 महीने हो गए, तो 12 डिवाइड बाई 2 6 हो गया। फिर से अब 3,60,000 को हमने 6 पे डिवाइड करना है। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 6, $60,000। ये हो गया हमारा रिसीवेबल्स का लेवल है। फॉर दीज एडिशनल रिसीवेबल्स द इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल। अब इन 60,000 में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी, फर्म की इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो पता लगाने के लिए वेरिएबल कॉस्ट से इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट किस तरह निकालते हैं, जो $8 थी ना ऊपर, उसको 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 यानी जो टोटल यूनिट है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट।
इससे आ जाएगी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ये रिसीवेबल लेवल्स, लेवल ऑफ रिसीवेबल, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ रिसीवेबल। इससे आप पता चल जाएगा फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स। अब ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय लेवल ऑफ रिसीवेबल्स इज इक्वल टू $48,000। ये फर्म की इन्वेस्टमेंट है इसमें, रिसीवेबल्स में। अब देखना है फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया है इसमें। किधर आ गया भाई, सही जा रहा है, सही है। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ द टोटल एडिशनल रिसीवेबल्स कम्स फ्रॉम द ओरिजिनल कस्टमर्स विच आर नाउ कलेक्टेड इन स्लोअर मैनर। यानी जो पहले लोगों ने 1 महीने के लिए कर्जा लिया था, अब वो भी स्लो 2 महीने में देंगे, यानी स्लो हो गया। तो 2.4 मिलियन इन ओरिजिनल सेल्स हमारे चल रही थी। द लेवल ऑफ रिसीवेबल्स विद टर्न ओवर ऑफ 12 टाइम्स अ ईयर, 12 टाइम्स यानी 1 महीना 1 महीना, हाँ, तो 12 डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स अ ईयर आ गया ना, 1 महीने में कर्जा दे रहे हैं ये लोग सारे। तो 12 टाइम्स अ ईयर हो रहा है, $2.4 मिलियन है। 2.4 डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स अ ईयर इज इक्वल टू $2 लाख। अब ये पहले था, और यही लोग अब 2 महीने में कर्जा देंगे वापस। तो हमारा नया लेवल क्या बनेगा, $2.4 मिलियन को हम डिवाइड करेंगे 6 पे, क्योंकि पहले यहाँ पे 1 महीना था, अब यहाँ पे 2 महीने हो गए। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 टाइम्स अ ईयर, तो $2.4 मिलियन डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू $400,000। Thus, there are $200,000 in additional receivables associated with sales to original customers. Therefore, the firm must increase its investment in receivables 2 लाख। यानी अब जो है इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा 2 लाख पे, क्योंकि पहले जो था हमारा लेवल था 200,000। अब इन लोगों को भी हमने रिलैक्स कर दिया कि भाई जाओ मज़े करो, तुम लोग भी 2 महीने में कर्जा वापस दो। तो हमारा लेवल आ गया इधर 2 लाख से 4 लाख पे। अब फर्म को 2 लाख और इंक्रीज करना पड़ेगा रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट। अब इसकी जो है ज़रा देखते हैं, क्या देखते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ऐसे निकालेंगे जी कि सेल्स एडिशनल $3,60,000 की हो रही थी। इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ, कैमरा ज़रा ख़राब है लेकिन चलो कोई नहीं। $3,60,000 एडिशनल सेल हो रही है, और $10 पर यूनिट जो है प्राइस है। तो इससे आ जाएगा जी हमारे पास $36,000, नहीं $36 नहीं, 36,000 यूनिट्स, 36,000 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब जो हमारा मार्जिन था पर यूनिट $2 का था, 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 72,000, 72,000, सही है। इस तरह आता है, ठीक है। एडिशनल यूनिट्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट प्राइस, उससे जो आ गया मल्टीप्लाई बाय मार्जिन। मार्जिन हमारा $2 ही है, वो पता ही है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट $2, 36,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। क्या हो गया, $36,000 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई। तो इससे आ गया हमारे पास एडिशनल सेल से जो हमें प्रॉफिट आया वो आ गया 72,000, $72,000, ठीक हो गया। अब एडिशनल रिसीवेबल्स एसोसिएटेड विद न्यू सेल्स जो $3,60,000 थे, और 2 महीने में रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ गया, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये हमारा रिसीवेबल्स का लेवल $60,000 पर है। और इन $60,000 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय $60,000 आ गया 48,000, ठीक हो गया। हमारी इन्वेस्टमेंट एडिशनल रिसीवेबल्स में $48,000 है। अब लेवल ऑफ रिसीवेबल्स बिफोर क्रेडिट पीरियड चेंज, हमारा जो क्रेडिट पीरियड हमने पहले कस्टमर्स के लिए चेंज किया था, उससे पहले लेवल हमारा 2 लाख पे था। अब हमने उनके लिए जब चेंज किया कि भाई आप लोग भी 2 महीने में दो, तो वो 4 लाख पे चला गया। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 लाख, इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स एसोसिएटेड विद ओरिजिनल सेल्स, इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल्स में हमने और इन्वेस्टमेंट कितनी की, $200,000। यानी पहले $2 लाख का हमारा चल रहा था, अब हमने 2 लाख और इन्वेस्ट कर दिया रिसीवेबल्स में, हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है। ये क्योंकि हमने क्रेडिट पीरियड को बढ़ाया है, तो एक तरह से हमने रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपना पैसा वहाँ पे लॉक कर दिया है। जब पैसा कहीं पे लॉक हो जाए ना, तो इसका मतलब आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे आ गया हमारे पास $48,000 रिसीवेबल्स का लेवल, यहाँ पे आ गया जी 2 लाख, 2 लाख। तो अब इन 2 लाख को और इसको ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट बनती है वो बनती है $248,000। और जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है $248,000 की, वो आती है जी 49,000। यानी $248,000 को हमने लॉक कर दिया, ये पैसे हमें बाद में मिलेंगे। अब ये एक किस्म की हमारी रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट हो गई है। अगर ये रिसीवेबल्स में हम इन्वेस्ट ना करते, हम बैंक को दे देते, तो बैंक हमें 20% इंटरेस्ट देता उस पर, तो हमारे पास आ जाते $49,600।
लेकिन हमें ऊपर से प्रॉफिट कितना आ रहा है, $72,000। तो अब यहाँ पे भी हमें रिलैक्सिंग में, क्रेडिट रिलैक्सिंग में फ़ायदा हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, रिलैक्स कर देंगे। कंक्लूजन में ये बोल रहा है, इन as much as the profitability on additional sales $72,000 exceeds the required return on investment in additional receivables 49,600, the change in the credit period from 30 to 60 worthwhile. The profitability of additional sales more than offset the opportunity cost associated with added investment in receivables. The bulk of this added investment, एक ही बात जो मैं कह रहा हूँ वही कह रहा है ये बंदा कि रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट से इसको फ़ायदा हो रहा है, तो रिसीवेबल्स में इन्वेस्टमेंट करेगा ये बंदा। ठीक हो गया, ख़त्म हो गया ये। स्लाइड है जी, कलेक्शन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। तो यानी हम अपनी कलेक्शन को स्पीड अप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है पता है, आपने करना है जी, उस जिस बंदे ने आपसे उधार लिया आप उसको मैसेज करो, उसको ख़त करो, ख़त भेजो कि भाई मेरे पैसे तूने देने हैं और दे दे मेरे पैसे, ठीक है। फिर भी नहीं करता तो आप क्या करो, ठीक है, आप उसको काले करो, फ़ोन कॉल कर करके उसको तंग कर दो कि भाई मेरे पैसे दे तू। अब वो आपके फ़ोन का भी जवाब नहीं दे रहा, आपको उसने ब्लॉक कर दिया, फिर क्या करो, आप उसके घर घुस जाओ, घर चले जाओ, पर्सनल विजिट करो उसके घर 3-4 दफ़ा कि भाई तूने पैसे देने, तू दे पैसे। वो फिर भी नहीं दे रहा तो आप फिर आखिर में क्या करो, आप जाओ पुलिस के पास कि भाई ये बंदा तंग कर रहा है, इसने मुझे पैसे नहीं दिए, और जो कहता है रोज़ कहता है कि कल दे दूंगा कल दे दूंगा, नहीं दे रहे, नहीं दे रहा, तो बस लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले लो और लीगल कोर्ट चले जाओ उसके खिलाफ। लीगल एक्शन को सबसे आखिर पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसमें हमारा भी खर्चा आता है कि अब भाई अब उस बंदे से 1 लाख रुपए लेना है तो आप वकील को जाके 30-40 हज़ार रुपये का वो दे दो, फीस दे दो, तो मज़ा तो नहीं आ रहा ना। उस बंदे को चाहिए कि खुद ही दे दे, लेकिन अब नहीं दे रहा तो बस फिर करना पड़ेगा। इस तरह से आप स्पीड अप कर सकते हो अपने क्या रिसीवेबल्स। ये सारा इस चैप्टर में बता रहे हैं, ठीक है। अब क्रेडिट एप्लीकेंट को आप एनालाइज कैसे करोगे, आप एनालाइज ऐसे करोगे कि भाई उसकी इंफॉर्मेशन गेन करोगे, कहीं से भी उसकी इन्फॉर्मेशन, जिस बंदे ने आपको कहा कि भाई मुझे उधार दे दे, आप उसकी इन्फॉर्मेशन गेन करो कि भाई ये बंदा पैसा कमाता भी है या नहीं कमाता, ये बंदा जो है पीछे इसने जिससे उधार लिया उसको इसने पैसे वापस दिए या नहीं दिए। एनालाइजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एप्लीकेंट्स क्रेडिट वर्थनेस, यानी आपको उसकी वर्थनेस का पता चल जाएगा, वो बंदा कितनी कितनी वर्थ है उसकी, कि भाई ये बंदा पैसे दे देगा। तो इससे आपको क्या मज़ा आएगा, फ़ायदा होगा, मतलब ये फ़ायदा होगा कि आप क्रेडिट डिसीजन ले सकते हो कि उसको कर्ज़ा देना है या नहीं देना। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन करनी है उसके सोर्सेज क्या होंगे। द कंपनी मस्ट वीक द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड वर्सेस द टाइम एंड एक्सपेंस रिक्वायर्ड। जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से मिल सकती है, उस बंदे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जाहिर सी बात है कि भाई आप एक बड़ी फर्म हो, आपने जिसको उधार लेना है वो बहुत बड़ा सप्लायर होगा, ठीक है, जिसको उधार लेना है वो कोई बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, सप्लायर होगा, उसकी कोई ना कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, वो फाइलर होगा खामखा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी, उसकी क्रेडिट रेटिंग्स होंगी, उसकी खिलाफ तो नहीं, उसकी रिपोर्ट्स होंगी कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे काम करता है, ये वो ब्ला ब्ला। उसकी बैंक ट्रांजेक्शन की चेकिंग कर सकते हो आप कि भाई ये बंदा रोज़ के कितने पैसे वो कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, उसकी दूसरों लोगों के साथ डीलिंग्स चेक कर सकते हो। फिर आखिर में जो है आप अपनी कंपनी का अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब क्रेडिट एनालिसिस एनालिसिस कैसे होता है। क्रेडिट एनालिसिस्ट इज लाइकली टू यूटिलाइज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द फर्म, द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, द कैरेक्टर यानी जो बंदा आपसे, जो कंपनी आपसे उधार ले रही है उसकी मैनेजमेंट, उनका कैरेक्टर क्या है, द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द फर्म, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है कि वो फर्म जो है आपसे उधार ले रही है तो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो आपको पैसा वापस कर दे। इतना डूब रही तो नहीं है कि भाई पहले से ही 40-50 लाख के कर्जे में और आप उनको 10 लाख रुपए कर्जा दे दो और वो जो है भाग जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखनी है। अदर इंडिविजुअल इशूज स्पेसिफिक टू द फर्म, जो कभी कोई फर्म ऐसी होती है कि उनकी इंडिविजुअल इशूज़ होते हैं, सीईओ जो है वो अपनी फर्म को तबाह करना चाहता है, पैसा खा के भाग जाता है, तो ये सब कुछ देखना पड़ता है उधार देते वक्त, ठीक है। अच्छा, सीक्वेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ये कोई 4-5 स्टेप्स हैं वो मैं अभी बताता हूँ। यानी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सबसे आखिरी करते हैं सबसे आखिर में हम करते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट हमारा खर्चा आ रहा है। तो ये आप पहले ज़रा वो करोगे, एनालिसिस करोगे कि भाई जो कॉस्ट हमें पड़ रही है वो हमें बाद में आने वाला जो फ़ायदा है उस पर हम कवर कर सकते हैं। जो रिसीवेबल्स हम जो हम इसको कर्जा देंगे और ये बंदा हमें वापस देगा, उसमें हमें जो फ़ायदा होगा, तो क्या वो फ़ायदा इस कॉस्ट को कवर करेगी या नहीं करेगी। अगर करेगी तो ठीक है हम चले जाएंगे, अगर नहीं करेगी तो फिर दफ़ा मारो।
उस बंदे ने एप्लीकेशन दी, पेंडिंग में डाल दिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखो, अगर बैड पास्ट एक्सपीरियंस है, यस, बैड एक्सपीरियंस यस हो गया, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, भाई दफ़ा हो जाए। अगर नहीं है तो भाई आप सेकंड स्टेप पे चले जाओ कि आप उसका क्या देखो, क्रेडिट रेटिंग देखो, ये डन और ये पता नहीं मुझे क्या है, ये मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्रेडिट रेटिंग देखो, क्रेडिट रेटिंग एंड और अदर डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन। अगर फिर से वो जो है क्रेडिट रेटिंग में लिमिटेड और डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि भाई ये बंदा ख़तरनाक है, यस आपको मिल गई कि भाई सच में ख़तरनाक है, तो रिजेक्ट कर दो। अगर नहीं है ख़तरनाक तो अगले स्टेप पे चले जाओ। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है भाई, ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इस पर खर्चा होता है, आपने उसकी कंपनी में जाना है, अपने लोगों को ख़रीदना तो नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे निकाल लेते हैं ये लोग, खर्चा करके बस निकाल लेते हैं। अच्छा, क्रेडिट रेटिंग फेयर एंड अदर क्लोज टू मैक्सिमम लाइन ऑफ क्रेडिट। अब इस बंदे ने जो उधार लिया है वो लाइन ऑफ क्रेडिट के मैक्सिमम पे पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ, ये आपने देखना है, ठीक है। अगर नहीं पहुंचा हुआ यानी मैक्सिमम इसने उधार नहीं लिया हुआ, यानी एक फर्म है जो मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 1 करोड़ डॉलर्स तक उधार ले सकती है, और आपने देख लिया कि भाई ये बंदा यहाँ तक पहुंचा हुआ है, तो भाई इसको और उधार देना मौत को दावत देने के बराबर है, उसको वो तो दफ़ा हो जा नहीं देता। और अब एक बंदा जो है वो इतना यहाँ तक है, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन अभी तक उसने इतना लिया, तो आप कहते हो ठीक है हम दे देते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं उसको। अगर नहीं है तो ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। अगर है मैक्सिमम पे है तो फिर क्या करोगे, फिर बैंक क्रेडिटर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस करोगे कि भाई ये बंदा यहाँ तक तो पहुँचा हुआ है, लेकिन हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं कि भाई ये बंदा कैसा है, अच्छा है, गुड है, तो ठीक हो गया, एक्सेप्ट हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसकी अच्छी है, एक्सेप्ट हो गया, हम फिर भी उसको दे देंगे उधर, चलो ठीक है। फेयर है तो हम इसको बस रख लेंगे कि चलो बाद में देखते हैं इसका, और ख़राब है तो बस रिजेक्ट। और आखिर में लोग क्या करते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम रखते हैं, ये आप लोगों ने, आपको पता ही होगा क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम होता है कि भाई एक बंदे ने जो है a system used to decide whether to grant credit by assigning numerical scores to various characteristics related। ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। एक बंदे ने 1 लाख रुपए ले लिए, आपको उसने पहले 5,000 दिए, फिर 10,000 दिए, फिर 15,000 दिए, इस तरह करते 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 उसने कोई 2 साल में आपको पैसे वापस दिए, उसका क्रेडिट स्कोर आपकी नज़रों में 2% होगा। और एक बंदे ने आपसे 10,000 रुपये लिए, उसने 3-4 दिनों के अंदर अंदर आपको पैसे दे दिए, उसका क्रेडिट स्कोर 100 होगा। जो उसने 10,000 रुपये आपको इतनी 3-4 दिनों में दे दिए, आप उसको दोबारा उधार दोगे अगर वो मांगने आया? अगर वो आपसे 10 लाख भी मांगने आया तो आप कहोगे चलो ठीक है, इस बंदे ने दिया है, वापस दिया है, तो ये दे सकता है। लेकिन वो जो दूसरा बंदा है वो आपसे 100 रुपये भी मांगे, उसको हाँ भाई तू तेरा तो पता ही है। तो ये होता है क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम। और लाइन ऑफ क्रेडिट, a limit to the amount of credit extended to an account purchaser can buy on credit up to that limit, streamlines the procedure for shipping goods। ओके हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक हो गया, दी एंड हो गया इसका भी।